कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 1 मार्च को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के लिए वायरल टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस यानी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस जैक के फेवरेट क्वेश्चंस है। जैक की तरफ से बार बार ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है। बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखना है ताकि इस वीडियो के माध्यम से 100+ क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं। साथ में 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं जो मैं हर वीडियो में करवाता हूं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो चलिए, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कब समाप्त हुआ। क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कब समाप्त हुआ। ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1991 को। ठीक है सर, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, 3 युद्ध आपको याद करके जाना है। पॉलिटिकल साइंस में 3 युद्ध, पहला प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर और तीसरा ये शीत युद्ध। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से लेकर 1918 तक चली। याद रखिएगा, ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली, ये यानी द्वितीय विश्व युद्ध, ये चली 1939 से। कब से? 1939 से लेकर 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली। याद रख लीजिएगा, 1939 से लेकर 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली। और जैसे ही अगस्त 1945 में, कब? अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। और उसके बाद जापान को जो है घुटना टेकना पड़ा और इसके बाद दूसरा जो विश्व युद्ध है वो समाप्त हो गया। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है, उसी के बाद शीत युद्ध शुरू हो जाता है। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। ये कब से स्टार्ट होती है? 1945 से स्टार्ट होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शीत युद्ध कब शुरू हुआ? 1945 में शुरू हुआ। और शीत युद्ध 1945 से कब तक चली? 1991 तक। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1991 में। शीत युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1945 में। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप लोग। क्या पूछा गया कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? Where was the first non-aligned summit held? ये जो पहला गुटनिरपेक्ष है, देखिएगा, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है ना, पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक का नाम था सोवियत संघ और एक का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अधिकतर आदमी सोवियत संघ पर जा रहे हैं या तो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक गुट बन गया जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष। याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। चलिए, यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है ये कहां हुआ था? ये हुआ था बेलग्रेड में। कहां हुआ था? बेलग्रेड में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है 1961, याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। याद कर लीजिएगा, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। ये बेलग्रेड जो है ये किस देश की राजधानी है? ये है यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था? 1961 में। मैंने आपसे वादा किया कि मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको डिटेल के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपका हो जाए। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था, तो आप लोग लिखिएगा यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कब हुआ था, तो ये नोट कर लीजिए, पेन और पेपर लेकर बैठिएगा जब भी मेरा वीडियोस देखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत कराते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो 1961 में ये हुआ था। ठीक है सर, गुटनिरपेक्ष का मतलब समझा दीजिए। गुटनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व के किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, या फिर नाटो चाहे फिर वार्सा पैक्ट, किसी में शामिल ना होना। ठीक है, और
अलग से, ठीक है, अलग से अपने विकास तथा विश्व शांति को सुनिश्चित करने की नीति को ही गुट निरपेक्षता कहा गया। यानी किसी गुट के पीछे पीछे घूमना नहीं है, किसी सैन्य गुट के पीछे पीछे घूमना नहीं है, बस अपना देश का विकास हो, विश्व में शांति फैले, इसी का नाम रखा गया था NAM। याद रखिएगा NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। ठीक है, याद रखिएगा एक भारतीय नेता जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में, याद रखिएगा उस भारतीय नेता का नाम आप लोग को बताना है। ऑप्शन दे देते हैं, चलिए इजी करते हैं, आप लोगों के लिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ठीक है, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। नाटो जिसे हम सभी ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल, ठीक है, 1949 में। कब, 1949 में ये नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। याद रखिएगा, जब नाटो की स्थापना की गई थी तो अब टोटल कितने देश शामिल थे, 12 देश शामिल थे। अभी तो 32 हो गया, कितना हो गया, अभी वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य। ठीक है, कुछ साल पहले 30 था, उसके बाद 31वां फिनलैंड बना और 32वां स्वीडन बना। ठीक है, 2 देश और जुड़ गया है। अभी वर्तमान में नाटो में सदस्य देशों की संख्या है 32। 31 में कौन आया, फिनलैंड, और 32 में आया स्वीडन। ठीक है, नाटो संगठन ने घोषणा की थी कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी अगर अटैक होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर अटैक समझेंगे और सब मिलकर क्या करेंगे, मदद करेंगे। सब मिलकर अपने ऊपर यदि हमला मानेंगे तो सब मिलकर कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, ये 12 देशों का फैसला था कि इन 12 देशों में किसी एक पर भी अटैक होता है तो 12 देश समझेगा सब पर हुआ और सब मिलकर डटकर सामना करना है। ठीक है, यही था उस टाइम जब इसकी स्थापना हुई थी, 12 देश जुड़े थे। अभी वर्तमान में 32 देश हो गया नाटो में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, फ्रांस विरोध किया था। ठीक है, नाटो का लीड रोल अमेरिका कर रहा था, जिसका जो है विरोध किसने किया था, फ्रांस ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आता है, क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक एक क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल के साथ मैं समझाने वाला हूं। आप लोग नोट कीजिएगा, बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, 500 प्लस लाइक कीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, 1 महीना भी नहीं बचा है। याद रखिएगा 13, आज 14 तारीख हो गया ना, 1 महीना भी नहीं बचा है, क्योंकि 13 तारीख से ही इंटर का एग्जाम है। ठीक है, 13-14 को इंग्लिश कोर का एग्जाम है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति पूछे, रूस की क्रांति पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन जैक की तरफ से बार बार पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति का जो है कौन लीड रोल किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है लेनिन। कौन, लेनिन। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 1917 में, कब, ये याद कर लीजिएगा, 1917 बहुत पूछता है। ये बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था, रूसी क्रांति 1917। याद रखिएगा 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। याद रखिएगा ये बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, तो ये नोट कर लीजिए 1917 में हुई थी। ठीक है, 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसके फलस्वरूप रूस जो है एक समाजवादी सोवियत गणराज्य बन गया था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1917 में, कब,
1917 में रूसी क्रांति के नायक कौन थे? रूसी क्रांति का लीड रोल किसने किया था? तो आप लोग टिक कीजिएगा, लेनिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका भी आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? इसका भी आंसर हो जाएगा लेनिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इतना बड़ा नाम है लेनिन। ठीक है, ये तो याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? ये जो शॉक थेरेपी है इसको कब एडॉप्ट किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शॉक थेरेपी को एडॉप्ट किया गया था ऑप्शन बी 1990 में। याद कर लीजिएगा, 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी का मीनिंग ही होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, पहले आघात पहुंचाएगा और फिर उपचार भी कर देगा। ठीक है, ये शॉक थेरेपी जो है, ये शॉक थेरेपी की वजह से, यानी पहले झटका देता है फिर मरम्मत भी करता है। तो शॉक थेरेपी की वजह से ना रूस का जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन तहस नहस हो गया था। रूस की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी और जनता को बर्बादी का मार झेलना पड़ा था। लगभग 90% उद्योग, याद रखिएगा 1990 में आया था तो लगभग 90%, कितना परसेंट? 90% जो फैक्ट्रीज है, उद्योग है, उसको निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनियों में औने पौने दामों में बेच दिया गया था, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गराज सेल से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा 1990 में शॉक थेरेपी आया था, जिसकी वजह से रूस का जो है इकोनॉमिक कंडीशन पूरा बिगड़ गया था, लोगों को बर्बादी झेलना पड़ा था। लगभग 90% जो फैक्ट्री से उद्योग है उसे निजी कंपनी में, ठीक है, औने पौने दामों में बेच दिया गया था, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्राज सेल के नाम से जाना जाता है। रूसी मुद्रा, जैसे इंडियन मुद्रा को क्या कहते हैं? रुपीज, उसी तरह रूसी मुद्रा को कहते हैं हम लोग रूबल। रूबल में तेजी से गिरावट आई थी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? 1990 में अपनाया गया था, जिसके वजह से रूस का पूरा इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिगड़ गया था। रूस का जो 90% फैक्ट्रीज था उसे औने पौने दामों में बेच दिया गया था प्राइवेट में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते, पूछा क्या गया है कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? ये मिखाइल गोर्बाचेव का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। ये मिखाइल गोर्बाचेव जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो याद रखिएगा मार्च महीना 1985 में। मार्च 1985 में, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। सर मिखाइल गोर्बाचेव से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है? तो चलिए नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, यानी ये 30 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 100+ क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एकदम एग्जाम तक आपको इस वीडियो को संभाल के रखना है, इसको नोट कर लीजिए, करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस में ना छूटे। टारगेट है 30 का 30 सही करने का। ठीक है, कितना? 30 का 30 सही करने का, 29 भी नहीं, मुझे 30 का 30 चाहिए। ठीक है, ये आप लोग कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, ये बने थे मार्च महीना के 1985 में। मिखाइल गोर्बाचेव से क्वेश्चन क्या क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो है कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। सोवियत संघ के विघटन यानी पतन का आरोप किन पर लगा? तो इन्हीं महाशय पे लगा। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं के टाइम में सोवियत संघ का पतन हुआ था। याद रखिएगा, ये जब बने थे ना, तभी जो है मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे, तो इन्हीं के टाइम में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी पतन हुआ था। यानी सोवियत संघ का विघटन या पतन का आरोप भी मिखाइल गोर्बाचेव पर ही जाता है और लगता है। इन्होंने 2 सुधार नियम दिया था, एक का नाम था ग्लासनोस्त यानी खुलापन, और एक का था पेरोस्ताइका यानी पुनर्रचना। ये 2 सुधार वाले नियम भी मिखाइल गोर्बाचेव ही दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर अटैक कब हुआ? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा 11 सितंबर 2001। याद रखिएगा, 11 सितंबर 2001। इसको 9/11 का घटना कहा जाता है। याद रखिएगा, 9/11 कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 9/11 से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो 9/11 है ना, ये जो 9/11 है,
ये आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है इस तरह से कि 9/11 से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा 9/11 का आतंकवादी हमला अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कहां हुआ था? अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे, ठीक है, 3000 पीपल जो है इस की वजह से जो है मारे गए थे। अमेरिका में महीना को पहले लिखा जाता है, याद रखिएगा। जैसे इंडिया में डेट पहले लिखते हैं ना, आज जैसे मान लीजिए कितना तारीख हो गया, 14 तारीख हो गया, जनवरी महीना है और 2025 है, इस तरह हम लोग डेट लिखते हैं। अमेरिका में उल्टा, अमेरिका में जो है महीना को पहले लिखा जाता है, तिथि को बाद में लिखा जाता है, याद रखिएगा। अमेरिका में महीना को पहले, ये जो सितंबर महीना है ये 9वां महीना होता है, देखिए सितंबर महीना 9 को पहले रखा, ये जो 11 तारीख है उसको बाद में रखा है, इसलिए इसको 9/11 कहा जाता है, याद रहेगा ना। ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि अमेरिका में महीना को पहले और तारीख को बाद में रखा जाता है, इसलिए इसको 9/11 का घटना से जाना जाता है। यहां पर आतंकवादी हमला हुआ था, कहां हुआ था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो न्यूयॉर्क में स्थित है, और इस हमले की वजह से 3000 लोग मारे गए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि अमेरिकी वर्चस्व, ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। भाई अमेरिका का इतना वर्चस्व कैसे है, अमेरिका कितना धाक है, पूरा दुनिया में इनका राज क्यों है? तो याद रखिएगा इनके पीछे एक कारण है। मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ था, और शीत युद्ध में 2 सुपर पावर सामने आई थी, 2 महाशक्ति उभर कर सामने आई थी। एक का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा का नाम था सोवियत संघ। आगे जाकर 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है, विघटन हो जाता है। उसके बाद एक ही सुपर पावर बचती है, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप समझ सकते हैं उन्हीं का राज चलता था, उन्हीं का जो है वर्चस्व है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका आज एकमात्र सुपर पावर है, महाशक्ति है। यह शक्ति सैन्य प्रभुत्व, उनका आर्थिक स्थिति, उनका राजनीतिक प्रभाव, उनका सांस्कृतिक बढ़त के रूप में है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का एकमात्र जो केंद्र है, सेंटर है, वो अमेरिका ही है, इसलिए उनका वर्चस्व है। इसलिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिका वर्चस्व को, अमेरिका के इस वर्चस्व को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, ठीक है। क्या कहा दिया इसको? नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। तो याद रखिएगा अमेरिका का वर्चस्व कारण क्या क्या है? एकदम उसकी सैन्य शक्ति बहुत पावरफुल है, उसकी ढांचागत शक्ति ये भी पावरफुल है, और उनका सांस्कृतिक शक्ति ये भी। तो ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं पूछा क्या गया है, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी जैक की तरफ से पूछा गया क्वेश्चन है कि विच इज कॉल्ड कंप्यूटर वार। कंप्यूटर वार किसे कहते हैं, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रथम खाड़ी युद्ध, क्या? फर्स्ट गुल्फ वार, याद रखिएगा फर्स्ट गुल्फ वार को जो है कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। ऐसा क्यों सर, कंप्यूटर युद्ध क्यों नाम दे दिया गया? प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि इसे टेलीविजन पर, टीवी पर व्यापक रूप से दिखाया गया था, जो बाद में वीडियो गेम वार के रूप में परिवर्तित होता है। विश्व भर में लोग बैठे बैठे टीवी पर इस युद्ध को देख रहे थे। याद रखिएगा इस वार में स्मार्ट बमों का यूज हुआ था, इसलिए तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहते हैं, ठीक है। स्मार्ट बमों का यूज हुआ था, इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इस वार को टीवी में दिखाया गया था, लोग व्यापक रूप से देख रहे थे, इस पर वीडियो गेम भी बनता है, इसलिए तो इस प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? ये जो किसने अपनाया ये भी जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। कब अपनाया ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, और किनके द्वारा अपनाया गया था ये भी क्वेश्चन जैक की तरफ से पूछा जाता है। तो मैंने बताया ना कि एक एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट नहीं समझाता हूं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ समझाता हूं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी को किसने अपनाया था, किसने अडॉप्ट किया था? याद रखिएगा चीन। किसने? चीन ने, यानी चाइना ने। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। चलिए कब, ये भी मैं बता देता हूं। 1978 में, कब? 1978 के दिसंबर महीने में, 1978 के दिसंबर में, ठीक है,
डेंग सियाओपिंग, याद रखिएगा नाम तो चाइनीज नाम है, डेंग सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी यानी मुक्त द्वार की नीति यानी खुले द्वार की नीति को चलाई थी। इसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की, पूरा प्रोग्रेस किया और एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरकर सामने आई। याद रख लीजिएगा, तो खुले द्वार की नीति पूछे, चाहे ओपन डोर पॉलिसी पूछे या मुक्त द्वार की नीति पूछे, याद रखिएगा चीन। और अगर कब अपनाई थी पूछे तो 1978, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं कि किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया। एक देश बार बार अड़ंगा लगा देता है जिसके वजह से भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाता है। तो ये आप लोग जान सकते हैं ये अड़ंगा लगाने वाला कौन है, जिसके वजह से कोरोना आया, एक नया वायरस आने वाला है, ठीक है, आ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कौन सा देश है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ये और कोई नहीं, यही है चाइना यानी चीन, ठीक है, याद रखिएगा। चीन के अड़ंगे के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया, ठीक है, याद रखिएगा। चीन ने भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर ना किए जाने का मुद्दा उठाकर अपना हित साधने का कोशिश किया। देखिएगा, भारत जो है ना परमाणु अप्रसार संधि पर सिग्नेचर नहीं किया था, ये बात बार बार उठा देता है ये चाइना वाले, जिसके वजह से भारत जो है एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया। ये कौन अड़ंगा लगाता बीच में, ये चीन वाला, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है। मैंने बताया था ना ये आसियान, चलिए टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्टिव भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा अगर आप लोग डिमांड करते हैं। अगर आप लोग का इस वीडियो में डिमांड रहा तो जल्द इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव भी लेके आऊंगा जिसमें आपको आसियान वगैरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है, तो याद कर लीजिएगा 5, कितना 5, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं क्योंकि मैं जो है एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी बन पाते हैं वो आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त कब हुई थी, 8 अगस्त को, याद कर लीजिएगा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त को हुई थी 1967 में, ठीक है, 1967, याद कर लीजिएगा। ये जो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 देशों, ये कौन कौन सा 5 देश है लिख लीजिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर से सुन लीजिए ये 5 देश कौन कौन से थे, ठीक है। तो आसियान के जो संस्थापक देश थे ये थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहां है, जकार्ता में। अगर आपसे मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछे, आपसे अगर आसियान का हेडक्वार्टर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा जकार्ता, लिख लीजिएगा जकार्ता, जो कहां है, इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। ये जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है, क्लियर। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 में। 5 देश मिलकर किया था, 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड वालों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है, सचिवालय जो है वो जकार्ता में है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां अवस्थित है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड। ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कहां है, याद रखिएगा हेग में। कहां, हेग, जो नीदरलैंड में, याद रखिएगा नीदरलैंड में है, हेग में है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगर हेग ना मिले तो नीदरलैंड याद रखिएगा, जो देश का नाम है, ठीक है। तो नीदरलैंड के हेग नामक जगह पर यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है। मैंने बताया था आप सभी को कि जब शीत युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तब 2 देश जो है, दो महाशक्ति उभर कर सामने आता था, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। बाद में 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है, तो एक मात्र महाशक्ति, ठीक है, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ना कि एक ध्रुवीय विश्व में, पहले 2 ध्रुवीय विश्व था, 2 ध्रुवीय मतलब एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ, यानी 2 ध्रुव था, एक ध्रुव खत्म हो गया तो बचा एक
तो जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक धन का योगदान भी करता है, यानी सबसे बड़ा दानदाता कौन है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे ज्यादा पैसा देता है, दान करता है, डोनेट करता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए, यहां से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जैक की तरफ से बार बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैक की तरफ से बार बार रिपीटेड होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी है मिला लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जैक के फेवरेट क्वेश्चंस है। और जितना मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस भी जैक की तरफ से ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? इस क्वेश्चन पे डाउट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन ए को टिक करते हैं, तो कोई ऑप्शन डी को टिक करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अगर आपसे पूछे कि पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था, तो आप लोग नो डाउट टिक कर दीजिएगा ऑप्शन डी को। ठीक है, स्टॉकहोम, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये भी मैं समझा रहा हूं सर, ऑप्शन ए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं समझा रहा हूं। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ऑप्शन डी को ही टिक कीजिएगा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। याद रखिएगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन स्वीडन के, कहां के? स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था। कब हुआ था अगर क्वेश्चन पूछे तो ये नोट कर लीजिएगा, 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में, ठीक है, कहां आयोजित किया गया था? स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। चलिए, अब आपको हम ऑप्शन ए समझा रहे हैं। सर, ऑप्शन ए को हम कब टिक करेंगे? तो चलिए समझाते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, याद कर लीजिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन 1992 में, कब? 1992 में ब्राजील के, कहां? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, आयोजित किया गया था। अगर आपसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछे ना, तब आप रियो डी जेनेरो टिक कीजिएगा। याद रखिएगा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन 1992 में कहां हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। आशा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसेस आर रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? तो आप सभी को पता होता है कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, वैश्विक ताप वृद्धि से। ठीक है, ग्रीन हाउस रिलेटेड किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से है। इंग्लिश वाले बच्चे ग्लोबल वार्मिंग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यानी वैश्विक ताप वृद्धि से। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें हैं जो गर्मी को रोक कर रखती है। ये ग्रीन हाउस जो जितने भी गैसेस है ना, ये गर्मी को रोक कर रखती है। दिन के समय सूर्य जो है वायुमंडल में चमकता है, जिससे पृथ्वी की सतह क्या होती है? गर्म हो जाती है ना, और रात में पृथ्वी की सतह ठंड हो जाती है, जिससे गर्मी वापस हवा में चली जाती है। सर, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी गैसें होती है? मैं बता देता हूं कुछ ग्रीन हाउस गैसें का नाम। एक होता है जल वाष्प, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवा जो है निचले वायुमंडल में जो पाई जाती है ओजोन, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसें होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? वैश्वीकरण जो है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। याद रखिएगा, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है? ये किस विचारधारा पर आधारित है? तो याद रखिएगा, लिबरलिज्म पर। ये ग्लोबलाइजेशन लिबरलिज्म पर जो है, इस आइडियोलॉजी पर आधारित है, तो यानी उदारवाद। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक के द्वारा बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए, क्या पूछा गया है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर PV नरसिम्हा राव। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा मनमोहन सिंह पर भी बता दीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने, किसने? PV नरसिम्हा राव ने की थी, और उस टाइम उनके वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। याद रख लीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। यह काम स्टार्ट कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा,
यानी भारत में उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था 1991 में, वो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। और उस टाइम जो है वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद कर लीजिएगा ऑप्शन जो डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगर आपसे वित्त मंत्री पूछे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी। तो भाई किसी राष्ट्र निर्माण की समस्या अगर पूछे, देशी रियासत, गरीबी, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से सभी होता ना तब टिक कर देते, ठीक है, चलता। लेकिन यहां पर पूछ दिया सबसे बड़ी समस्या, तो सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आप सभी को पता है कि देश निर्माण से पहले जो है राजतंत्र लागू था। अब बहुत सारे देशी रियासत हुआ करती थी, सारे को मिलाना बहुत बड़ा टफ जो है काम था, ठीक है। तो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी जो समस्या थी ये देशी रियासतें सभी थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यानी प्रिंसली स्टेट, इंग्लिश वाले बच्चे प्रिंसली स्टेट टिक कीजिएगा, देशी रियासतें, ठीक है। और याद कर लीजिएगा कि भारत को स्वतंत्रता के बाद 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना था। सबसे पहला क्या करना था कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना था, क्योंकि आप सभी पता है भारत में विभिन्न टाइप के धर्मों के लोग रहते हैं, भारत में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, ठीक है, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। सबको एक साथ एकता के सूत्र में बांध कर रखना यह सबसे बड़ा टफ काम था। दूसरा क्या काम था कि भारत में सबसे पहले जो है आप सभी पता है देश आजाद होने से पहले राजतंत्र था, इस राजतंत्र को लोकतंत्र में कायम करना था, यह भी सबसे बड़ा टफ काम था। तीसरा एक लोक कल्याणकारी समाज का विकास भी करना था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के स्वतंत्रता के बाद 3 प्रमुख चुनौतियां क्या क्या था, तो सबसे पहले भारत को एकता के सूत्र में बांधना था, दूसरा लोकतंत्र कायम करना था, और तीसरा लोक कल्याणकारी समाज का विकास करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कि विच ब्रिटिश प्लान प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, याद कर लीजिएगा माउंटबेटन योजना, ठीक है। ये माउंटबेटन प्लान जो है इसके वजह से भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव दिया गया था, भारत के विभाजन का प्रस्ताव माउंटबेटन योजना के तहत दिया गया था। इस योजना को 3 जून, याद कर लीजिएगा 3 जून 1947, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है, याद रखिएगा उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषित किया था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 नए उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था, याद कर लीजिएगा। यानी भारत में ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, तो वो योजना था माउंटबेटन योजना। कब? 3 जून 1947, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है। यह सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टी कर लीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पार्टी है जैसे याद कर लीजिएगा आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ये सब तो आप सभी को पता होना चाहिए। और राज्य में जैसे झारखंड राज्य में आप सभी पता है जिनकी अभी सरकार है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस राज्य में सक्रिय है, तो झारखंड में है, ठीक है। एक हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक हो गया आजसू, और एक सभी आप समझ सकते हैं जयराम महतो, ठीक है। जयराम महतो का भी एक पार्टी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा वो पार्टी कौन सा है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है, तो आप सभी पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना तो ऑप्शन में है नहीं, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में तेलुगु देशम पार्टी जो है वो एक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये जो भारत में चुनाव, ठीक है, इलेक्शन कौन करवाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन यानी भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन जो डी है, यही ना भारत में चुनाव कराते हैं, यही ना इलेक्शन करवाते हैं। तो याद कर लीजिएगा सर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए करवाते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये चुनाव आयोग बना कब। याद कर लीजिएगा भारत के चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में, कब? 1950 में चुनाव आयोग बना, ठीक है। याद कर लीजिएगा भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का गठन 1950 में किया गया। इसके बाद फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर यानी प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन। याद कर लीजिएगा बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर यानी प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। इस चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में। तो 1950 में चुनाव आयोग बना,
इसका फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन बने। इसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। कब हुआ, 1952 में। याद कर लीजिएगा, प्रथम आम चुनाव कब हुआ, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आम चुनाव जो हुआ वह हुआ 1952 में, क्योंकि चुनाव आयोग ही बना 1950 में। तो इलेक्शन कब हुआ, 2 साल बाद, यानी 1952 में चुनाव हुआ। तो सर द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, तो 5 साल फिर बढ़ा लीजिए, 1953, 54, 55, 56, 57, यानी सेकेंड इलेक्शन जो हुआ वो हुआ 1957 में। याद करिएगा, फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था ना, प्रथम आम चुनाव, वो 1952 में हुआ था, सेकेंड इलेक्शन 1957 में हुआ था। और याद कर लीजिएगा, 1952 से लेकर 1967 तक एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा, एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा, वो था कांग्रेस पार्टी। यानी 1952 से लेकर 1967 तक एक ही पार्टी का सरकार बनते रहा, जिस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जिस तरह से अभी 2014 से आप लोग देख रहे होंगे, 2014 से लेकर 2024 तक, और अभी भी कंटिन्यू है, किस पार्टी का, बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार है। ठीक है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर 1967 तक राज किया था, उन्हीं का डोमिनेंस था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद रख लीजिएगा कि भारत में चुनाव कराने का उत्तरदायी ऑप्शन डी भारत का चुनाव आयोग पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए, आ गया बीजेपी पार्टी। ठीक है, बीजेपी पार्टी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, बीजेपी पार्टी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ये था नहीं, ऑप्शन जो आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी के जो है अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जयप्रकाश नड्डा है। चलिए, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले कि मैंने जो पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट 30 वीडियोस मैंने अपलोड किया था, 30 क्वेश्चंस, उसमें मैंने बताया था कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलिए, आप लोग बताइएगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और उस पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, और उस कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चंस आप लोग बताइए फटाफट। क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी कब बना, उसको बनाने वाला फाउंडर कौन है यानी संस्थापक कौन है, और उस पार्टी का प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि समाजवादी नेता कौन थे, सोशलिस्ट लीडर्स कौन कौन थे। तो आप सही पता है, नरेंद्र देव ये भी समाजवादी नेता थे, राम मनोहर लोहिया ये भी समाजवादी नेता थे, जयप्रकाश नारायण ये भी समाजवादी नेता थे। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ। ठीक है, कहां बनना है, भारत में बनना है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया कि इंडिया में ही बनाना है। ये जो स्लोगन है ये और कोई नहीं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दिया था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कब दिया था, 2014 में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। विच 5-year प्लान लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में फैक्ट्रीज को, ठीक है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया, बड़े बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में, तो याद कर लीजिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। ठीक है, तो सर प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, किसको बढ़ावा देना था। सेकंड में तो आप बता दिए कि सेकंड में जो है उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया, इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दिया गया। तो प्रथम योजना में किसको दिया गया था, याद कर लीजिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि पर दिया गया था, सिंचाई पर दिया गया था और विद्युत परियोजनाओं पर दिया गया था। याद कर लीजिएगा, प्रथम अगर आपसे पूछे ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर दिया गया था, तो कृषि पर दिया गया था, सिंचाई पर दिया गया था और विद्युत परियोजनाओं पर दिया गया था। इसके बाद जो सेकंड 5-year प्लान आया, ठीक है, उसमें किस पर जोर दिया गया, तो याद कर लीजिएगा इंडस्ट्रीज पर यानी बड़े बड़े उद्योगों पर। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल पिक। ठीक है, मेरा नाम है अनिमेश चक्रवर्ती। ठीक है, मेरा नाम है अनिमेश चक्रवर्ती, इंस्टा आईडी है मेरा अनिमेश सर। ठीक है, आप अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, मैं इसी प्रोफाइल पिक के साथ आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा। ठीक है, वहां आप फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप बेझिझक वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या पूछा गया, नीति आयोग का गठन कब हुआ,
तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए मैं करवा देता हूं। सबसे पहले याद रखिएगा 2014, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों सर 2014 क्यों याद रखिएगा? क्योंकि इसका आंसर तो आप समझ सकते हैं 1 जनवरी 2015 में ये नीति आयोग का गठन हुआ, लेकिन 2014 आप क्यों बोल रहे हैं? तो सुनिएगा, वर्ष 2014 में योजना आयोग को निरस्त करके, ठीक है, याद रखिएगा, योजना आयोग को निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। यानी नीति आयोग का पहला नाम क्या था? योजना आयोग। इस योजना आयोग को 2014 में हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया और इसकी जगह क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, या फिर सॉरी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, ये आप लोग कमेंट बताइएगा। और अभी वर्तमान में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली थी, ठीक है, भारी विजय मिली थी एक नारा की वजह से। जैसे झारखंड में आप सभी समझ सकते हैं, ठीक है, क्या चला इस इलेक्शन में? मैया सम्मान योजना। क्या योजना चला? मैया सम्मान योजना 2500 पूरा झारखंड में देखने को मिला, जिसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, जेएमएम का जो है सरकार बन गया, ठीक है। तो उसी तरह 1971 में एक नारा दिया गया था जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली थी, यानी उनका सरकार बन गया था। उसका क्या नाम था? गरीबी हटाओ। अभी तक कोई गरीबी को हटा ही नहीं पाया, ठीक है। इस गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को खतरनाक जीत मिली थी, ठीक है। तो 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। आप सभी समझ सकते हैं इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखिएगा। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो इंदिरा गांधी। आप लोग बताइएगा भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइएगा, ठीक है। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन पहले हुआ करता था जय जवान जय किसान, बाद में जय विज्ञान ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, पहले नारा दिया गया था जय जवान जय किसान 1962 का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद 1965 के टाइम में शायद लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम जवान और किसान दोनों का मनोबल को बढ़ाने के लिए नारा दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है। बाद में याद रखिएगा, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने सोचा कि जवान के साथ किसान के साथ विज्ञान को भी अगर महत्व दिया जाए तो भारत देश महान बनेगा, एक डेवलप कंट्री बनेगा, ठीक है। तो उनके बाद जो है याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के साथ एक वर्ड यूज कर दिया जय विज्ञान, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और सिर्फ जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और एक वर्ड ऐड कर दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान यानी रिसर्च, ठीक है। ये ऐड कर दिया कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये जो देशी रियासत है ये सभी को भारत में शामिल कर दिया गया और ये लोगों को, ठीक है, क्या दिया जाता था? प्रिवी पर्स दिया जाता था, जिसको कब जो है समाप्त कर दिया गया? तो याद रखिएगा 1971 में। इस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन बनी हुई थी? याद रखिएगा कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, लेडी। 1971 में ये जो प्रिवी पर्स को जो है ना समाप्त कर दिया गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये था दोस्तों आज का टॉप 30 क्वेश्चंस, ठीक है। कैसा लगा आज का क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह का वीडियोस कौन कौन चाहते हैं, कौन कौन मेरे साथ जुड़कर पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करना चाहते हैं और कौन कौन सब्जेक्टिव वीडियोस चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और क्या क्या सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं ये भी बताइएगा। आप लोगों को कमेंट जो है पढ़कर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। लेटेस्ट पीडीएफ हो चाहे इंपॉर्टेंट जो नोटिस हो, इस टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दिया जाता है, जिससे आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।